ला रा 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 रा, आ हा हा हा, ला रा 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 रा, आ हा हा हा, आ हा हा हा, ला रा 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 रा, ला रा 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 रा, हा हा हा, हा हा हा। गहरी धुंध है, लेकिन उस धुंध से झांकता एक खूबसूरत दिलकश और दिल तक उतर जाने वाला सुरीला चेहरा दिखाई दे रहा है, यानी मुकेश चंद्र माथुर, मुकेश साहब। आज मैं मुकेश साहब के बारे में जो बातें कहने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक़ रखती हैं, इसीलिए ये मौसम शायद ऐसा हो गया, सर्दीला सा मौसम हो गया, मिस्ट धुंध छाई है, हरियाली मौजूद है, और मैं मुकेश साहब के बारे में कुछ बातें जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हैं उनका ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा। देखो भाई, यादों का मौसम है, उम्र का वो पड़ाव है, किसी भी वक्त कुछ भी मुमकिन है, इसलिए जो जी में आए कह लो, जो कहना चाहते हो वो कह लो और कहते चले जाओ। ये देखिए कितना खूबसूरत मंज़र मुझे मिल गया, ये देखिए वो दूर कहीं ढोल ढमाके बज रहे हैं, दूर कहीं, लेकिन ये भी जीवन का सत्य है, कोलाहल के बीच में भी आपको अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को जीना है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। ये देखिए क्या खूबसूरत दृश्य है, ये यहाँ से भी बहुत सुंदर दिख रहा है, ये कितना दिलकश समा है। बहुत खूबसूरत। 1962 से मेरा बचपन का दोस्त भानु उस दिन मुझे कह रहा था, ओ यार तू बचपन में वो गाना बहुत ज़्यादा गाता था, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, बड़ा प्यारे ढंग से गाता था तो यानी सोचिए कि भानु ने मेरे बचपन के जिन गीतों को सुना उसमें इस गाने का इंतखाब किया, और मुकेश साहब ने इस गीत को किस अंदाज में गाया था। तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। बचपन की बातें याद आती हैं। मैं तो बहुत गाने गाता था। वहाँ एक छोटा सा स्कूल होता था और वहाँ जो सैटरडे को होती थी ना बाल सभा, वहाँ भी बाहैसियत मुझे गेस्ट सिंगर बुला लिया जाता था, और मेरी उम्र उस वक्त थी 11 बरस की। तो 11 बरस की उम्र में मैं स्कूल में जाकर गाने लगता था बाल सभा में। और फिर सोचिए उसके बाद में ज़िंदगी कोलंबस है। बचपन में छोटे छोटे गाने गाते गाते और फिर बाद में बड़े बड़े गाने गाते गाते मैं सिंगर से प्रोफेसर हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ ज़िंदगी कोलंबस है। आप कुछ खोजते हैं, मिलता कुछ है, लेकिन जो मिलता है उसको स्वीकार किया जाए, उसी खुशी से स्वीकार किया जाए। मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, रिटायर हुए भी मुझे 13 बरस हो चुके हैं, लेकिन मैं आज भी जहाँ मौका लगता है गाने लगता हूँ। किसी की न सुन गाए जा, साहिर बिल्कुल ठीक कहते थे। भाई सोच मत, इधर उधर देख मत, बिल्कुल तेरा मन करता है तुझे गाना गाना है तू गा। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़े जो वाक़े मुकेश साहब से जुड़े हैं, कहीं उनकी परछाई जो रही है खूबसूरत अंदाज में, उसका जिक्र करूं। वो दौर क्या था और कैसे कैसे ये सब हो जाता था। आज मुझे कितना कुछ याद आ रहा है और वो सब कुछ मैं इस हिस्से में कहने वाला हूं। तो बात रही कहाँ से शुरू और बात जाएगी कहाँ तक, ये अब हम आगे देखते हैं। इतने सारे गीत मुझे मुकेश साहब के इस बहाने याद आ जाएंगे। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ।
जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहां, अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। मुकेश साहब तो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा विरसा छोड़ गए कि हम उस रूप में मुकेश साहब को याद करते हैं। ये देखिए कि धुंध से झांकता हुआ मुकेश साहब का चेहरा आज भी उतना ही शादाब है, और उस चेहरे के बारे में हम यही कहेंगे लाजवाब है। इतनी बातें कहनी थी उनके बारे में कहीं, और इससे पहले भी कहता रहता हूँ, आगे भी कहता रहूँगा। एक ऐसी कहानी मुकेश साहब की जो है लाफानी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ख्याल मेरे दिल में ये आता है, भाई इतने सारे हमारे मेल सिंगर्स, उसमें मेरे लिए मुकेश साहब ही सबसे ख़ास क्यों है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अच्छा, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। उसकी वजह है कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे मुकेश साहब की गायकी का कुछ असर रहा है, और ये एक बड़ी वजह है। जिसे कहते हैं ना कि चाइल्डहुड इज़ ए सीज़न, रस्किन बॉन्ड साहब का कहना है। तो बचपन जो है वो एक पूरा मौसम है, और मैं 5 बरस 6 बरस का ही था। मेरा मौसम तो बड़ी जल्दी सुरीला हो गया। हमारे घर के सामने एक एडवर्टाइज़र रहता था जो सुबह तांगे पे एडवर्टाइजिंग करने के लिए जाने से पहले अपने गानों की रिहर्सल करता था। और ये ज़माना कौन सा था? ये था 1956, 57, 58 का। तो वो रिहर्सल करता था, वो रिकॉर्ड पे ग्रामोफोन पे 78 RPM चलाता था, और मैं उसको सुनता रहता था। तो वहाँ जब मैंने गीत सुने, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, छोटा सा बच्चा, मैंने कहा ये तो बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ है। और इसी वक्त में लगभग आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, ये एक वजह है। देखिए, चाइल्डहुड इम्प्रेशंस जो होते हैं, जो बचपन के दिनों की बातें होती हैं, वो इंसान ज़िंदगी में कभी भूलता नहीं। आज मैं एक ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ फूल भी हैं, जहाँ पतझड़ भी है, और ये कोहरा तो कैसे आ गया, कहाँ से आ गया मुझे मालूम नहीं, और इसी कोहरे के अंदर से झांकता हुआ चेहरा मुकेश साहब है। तो ये तो रही शुरुआत की बात। मैं धीरे धीरे ये महसूस करने लगा, इस आवाज़ में जो गायकी मुझे सुनने को मिल रही है वो बहुत अलग है। अच्छा, इसके बाद मैं जो मेरे स्कूल डेज थे, तो वहाँ मैं पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा गाने में इंटरेस्टेड रहता था, और अपने स्कूल के लिए पुरस्कार जीत के लाता था। ट्रॉफीज़ बड़ी बड़ी मिलती थी जो स्कूल में रखी जाती थी। एक छोटा सा कप मुझे मिलता था, और हमारे प्रिंसिपल जो थे उस ज़माने में 63, 64 का ज़माना, 65 का, खत्री साहब बहुत ही सज्जन इंसान थे। तो वो बड़ी तारीफ़ करते थे। अगले दिन स्कूल में प्रेयर होती थी, और वहाँ ये ट्रॉफ़ी दिखाई जाती थी, और उसके बाद कहा जाता था रमेश दत्त एक पुरस्कार और जीत के लाया है, और आज स्कूल की छुट्टी। बस ये सुनना था। सर्दी के दिन होते थे, 11 बजे। हमारे स्कूल से लगभग 1 किलोमीटर में 4 सिनेमा हॉल थे। बस हम उसमें पहुंच जाते थे, और वहाँ जो भी फिल्म लगी है उसको देखने लगते। तो ये मेरे बचपन की वो बातें हैं जो मैं समय समय पर याद करता रहता हूँ कि ये जो, मतलब अगर चाइल्डहुड इज़ ए सीज़न, तो ये जो मेरी एज है ये भी एक सीज़न है, ये भी एक मौसम है, यादों का मौसम। तो उसके बाद मैं स्कूल डेज में जो गाने गाता था, सबसे ज़्यादा मैं मकबूल हुआ ऐ मेरे वतन के लोगों, लता जी का गाया। मैं जहाँ गाता था पुरस्कार मिलता था। और इसके बाद में जो दूसरा गाना मैं गाता था, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है,
हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस गाने में भी मुझे बहुत पुरस्कार मिलते थे। और यहाँ फिर मुकेश साहब की आवाज़। वक्त और आगे बढ़ा, ये जो हमारा इंटर कॉलेज तक का समय था, ये पूरी तरह से बॉयज़ स्कूल था। तो बॉयज़ स्कूल की अपनी एक मोनोटनी होती है, एक बोर्डम होती है। और जब हम डिग्री कॉलेज में पहुंच गए वही 8 जुलाई और 1968 को, तो वहाँ हमने देखा कि बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, और वहाँ आपस में बातचीत भी होती है और तरह तरह की बातचीत होती है। तो यूँ लगा कि ज़िंदगी में एक मौसम बदल गया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और जब मैं वहाँ अभी पहले ही बरस में था, तो मुझे ये पता लगा कि भाई यहाँ तो बेस्ट सिंगर कंपटीशन भी होता है, और बेस्ट सिंगर कंपटीशन में हमें किसकी फ़िक्र थी, हमें किसका डर था। और 1968 का बरस, जो गाना मैं सबसे ज़्यादा गाता था, वो गाना जो है वो था, हम भी प्यासे हैं ये साथी को बता भी ना सके, सामने जाम था और जाम उठा भी ना सके, काश हम गैर थे महफिल के ना मारे होते। भाई ये गीत मैंने गाया कंपटीशन में, पहली बार मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला इस गाने पे। फिर मुकेश साहब मौजूद हैं। तो अब इसमें नतीजा ये निकलता है कि कॉलेज में तो हर साल ही बेस्ट सिंगर होता था, पढ़ाई लिखाई से अपना ज़्यादा वास्ता नहीं था, टोटल फोकस अपना गानों पे रहता था। और 4 साल मैं कॉलेज में रहा और चारों साल मुझे बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला, और सारे ही गाने मुकेश साहब के थे। गाने बदलते रहते थे, गाता रहता। मैं मुकेश साहब को इसलिए भी याद करता हूँ, अंतर में कहीं मेरे वो पूरी तरह से उतर चुके। अब और थोड़ा सा हम जिंदगी में आगे बढ़े, मैं पहले ही बताता चलूँ कि हमारा जो छोटा सा शहर सहारनपुर है, उसमें उस ज़माने में कोई ऐसा नहीं था कि बड़े बड़े आपको फंक्शंस मिलते हों। हाँ, छोटी छोटी महफिलें हम जमा लेते थे, और शिपले का ऑर्केस्ट्रा होता था, तो कभी कभी मंच के ऊपर शिपले मौजूद है। शिपले बहुत वेलकम, बहुत कमाल का गिटारिस्ट था, उसको ऑर्केस्ट्रा पे मैं गाने गा लेता था। और इसके अलावा 3 मंच ऐसे थे जहाँ मुझे लगभग कई बार गाने का मौका मिलता था। उसमें एक तो हमारे मित्र कमलजीत सिंह, उनके आशियाने पे महफिल जमती थी। दूसरी हमारे अरुण किशोर साहब और महेंद्र किशोर साहब, उनके यहाँ महफिल जमती थी। और तीसरे हमारे जो लाल परिवार है, जिसमें मेरी मनोज लाल से दोस्ती हुई, फिर मेरी आलोक लाल साहब से दोस्ती हुई, और वहाँ भी शाम को हम कभी कभी बैठते थे। तो ये जो परिवार है, ये बहुत ही कल्चर्ड परिवार और हर संगीत के हर पहलू को समझने वाला परिवार। क्योंकि सुबोध साहब तो अपनी जगह बना चुके थे और अशोक साहब भी, तो हम वहाँ बैठ कर के गाने गाते थे। तो वहाँ पे मुझे मेरे जो मनोज मेरे दोस्त कह देते थे, अरे रमेश तुमने वो यार को सुना दो, ओरे ताल मिले नदी के जल पर। तो मेरी जो सामाजिक एक प्रतिष्ठा है, उसमें मुकेश साहब का बड़ा योगदान था। अब समय बीतता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है। इतने में बरस आ गया, मैं एक इंतज़ार कर रहा था बड़े दिन के आने की, क्योंकि गाने मैंने ऑलरेडी सुनने शुरू कर दिए थे। और वो बड़ा दिन आया 18 दिसंबर 1970। 18 दिसंबर 1970। 18 दिसंबर 1970 को राज कपूर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब मेरा नाम जोकर रिलीज़ हुई। उसके गाने तो हम लोग पहले ही सुनने लग गए थे, और मैं एक गीत तो बहुत ही गाता था। और उन्हीं दिनों एक रिसेप्शन था, किसी की रुखसती हो रही थी, तो वहाँ हमने अपना गाना गा दिया। रुखसती हो रही थी, क्या मतलब रुखसती हो रही थी, तो हमने गा दिया वहाँ पर जाकर। इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम। अच्छा, ये गाना जो है, ये मेरा करियर भी बदल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि वो ज़माना ये था कि हमारे यहाँ
रेडियो के जो कलाकार होते थे, ऑल इंडिया रेडियो के कलाकार, उनको म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में बुला लिया जाता था। तो वो वहाँ पे आए, एक प्रोग्राम हो रहा था और उन्होंने अपने अपने गाने गाए, और वहाँ मैंने ये गाना गाया, जाने कहाँ गए। तो भाई वो जो वहाँ से सिंगर्स आई थी, क्या नाम था, रजनी और इस तरह से कुछ और सिंगर्स थे, तो उन लोगों ने कहा भाई आपने इतने खूबसूरत अंदाज में इस गाने को गाया, तो आप यहाँ से बाहर निकलो और निकल के जगह बनाओ अपनी। मैं नहीं भाई, मैं अभी कॉलेज नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उस ज़माने में मैं एम इंग्लिश कर रहा था। तो मैंने कहा मैं अभी नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे हो। तो फिर एक बार मुकेश साहब, इसी बीच में एक और रुखसती का वक्त आ गया। पता चला कि ये रुखसती जो है ये परमानेंट है कॉलेज से। दुख तो हुआ, मन पे वज़न था। और फिर बेस्ट सिंगर कंपटीशन, तो बेस्ट सिंगर कंपटीशन में मुकेश साहब का किस बन बन के सदा देती है क्यों याद तेरी, एक मुहब्बत के सिवा मेरी खता मैं किसे अपना कहूँ आज मेरा खो। ये गाना मैंने गाया, फिर मुझे पुरस्कार मिला। अच्छा, उस ज़माने में मैं मतलब क्या कहूँ कि इतनी कमिटमेंट थी मेरी मुकेश साहब के लिए, और मैं गाता रहता था उन गानों को। तो एक और भी समय ऐसा आया, किसी मुझे मालूम हुआ कि मुकेश साहब आ रहे हैं शिमला में। ये 1973 की बात है। इससे पहले एक और बात हो चुकी थी 1972 में। कॉलेज में टेबल टेनिस टूर्नामेंट होते थे और उसमें अलग अलग राज्यों से लोग आते थे, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, और हमारे कॉलेज में होते थे ये टूर्नामेंट। तो 4-5 दिन टूर्नामेंट चलता था और आखिरी दिन जो है वहाँ डिनर किया जाता था महेंद्र किशोर जी और उनकी किशोर जी के आश्रम, और वहाँ गाने भी होते। तो वहाँ फिर अपना को बुलाया जाता है, भाई ये आप, वैसे हम फंक्शन में भी रहते थे, उन टूर्नामेंट में भी टेबल टेनिस के कैप्टन भी रहे एक ज़माने में, लेकिन गाने के लिए कहा। अच्छा, उस ज़माने में गाने के लिए कोई कहता था तो हम मना नहीं करते थे, भाई अच्छा ही लगता था कोई कह रहा। और मैंने गाना गाया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ उस ज़माने के जितने इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे वो भी थे, और कुछ और सोशल सर्कल के लोग आए हुए थे। मैंने गाना गाया, मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में, मैं ये भूल जाऊंगा मेरा दिल कभी दिल उठा था बहार में, मैं वो गुल हूँ जो ना खिला कभी, मुझे क्यों न शाख से तोड़ दो, मुझे क्यों न शाख से तोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाह। मैं गाते गाते महसूस कर रहा था कि उस दिन जो लड़की चैंपियन बनी थी, क्या नाम था, अमर समथिंग लगता है, तो वो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैं बड़ा मन में अच्छा भी लगा कि ये तो अगर कहीं से टीयर्स आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, तो वो तो सबसे बड़ा आपके लिए अवार्ड है। तो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो इधर उधर गए, फिर मैंने उनसे पूछा कि मुतिम्मा ऐसा क्या है आपको गाते सुनते सुनते जो है इस तरीके से लगने लग गया, और आप इस तरह से क्या हुआ? कहती पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, आपने बड़े दिल से गाया और ये गाना दिल तक पहुँचा, शायद इसी वजह से आंसू निकल गए। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मुकेश साहब के गानों ने हर जगह मुझे जगह दिलाई। अब रह गई बात सिर्फ एक, मुकेश साहब से मुलाकात हो कैसे। मित्र कमलजीत तो पहुँच चुके थे फिल्म इंडस्ट्री में, 1971 से 1973 तक पूना इंस्टीट्यूट में कोर्स किया, हम वहाँ भी गए, वहाँ भी हम मुकेश साहब के गाने गाते थे, हम गेस्ट थे कमलजीत साहब के। और उसके बाद में अब प्रश्न ये उठा कि भाई अब वो फिल्म्स में भी आ गए 73 के बाद कमल जी, मालूम हुआ कि शिमला में मुकेश साहब आ रहे हैं समर फेस्टिवल में। तो मैंने कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, देखो कोशिश करते हैं। मैं तो 15 दिन पहले ही शिमला पहुंच गया। हमारी एक आंटी वहाँ रहती थी जिनसे काफ़ी अर्से से मिलना जुलना नहीं हुआ था, बुज़ुर्ग थी, तो वहाँ जाके अपना डेरा रख दिया। और उसके बाद में फिर वो दिन, जब उस बीच में दिन बहुत सारे थे,
तो वो जो स्टूडेंट्स थे वहाँ यूनिवर्सिटी के, वो मेरे बड़े दीवाने हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं मुकेश साहब के गाने गाता हूँ। तो घरों पे महफिलें सजने लग गई थी। एक घर पे हम गए तो उन्होंने कहा भाई ये यहाँ की बहुत अच्छी सिंगर है, आज इसने बुलाया है कि आइए आप इसके घर पर बैठ के गाने गाते हैं। मैंने कहा चलो। तो जब हम उनके घर पे गए तो मोहतरमा बहुत खूबसूरत भी थी, हसीन भी थी, गाती भी होंगी, अच्छा लग। उन्होंने गाना शुरू कर दिया और गाया। मैंने कहा भाई वाकई मानना पड़ेगा, बहुत खूबसूरत आवाज़ है और गाती बड़ा अच्छा। तो अब मेरे जो दोस्त थे बाकी, उन्होंने कहा कि भाई आप रमेश से गाना सुनते हैं। तो रमेश को कहा गया, मतलब मुझे कहा गया गाने के लिए। तो मैं जैसे ही गाने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि वो होस्ट थी, तो कहने लगी आप लोग सुनिए, मैं ज़रा तैयारी करती हूँ, आगे इधर उधर अपना आप लोग चाय वाय का इंतजाम करते हो। आप भाई यहाँ तो हो गई बेइज्जती कि गायक गाने को तैयार है, मोहतरमा कह रही है कि मैं अभी आई। तो हमने क्या तान लगाई, दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर, तू ये माने के न माने लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है। भाई मैं देखो क्या बताऊं आपसे, आवाज़ की कशिश थी या मुकेश साहब का आशीर्वाद था, वो जिस तरह से उठी थी उसी तरह आई और आकर के बैठ गई और उन्होंने पूरा गाना सुना। और पूरा गाना सुनने के बाद में वो बहुत मेरी तारीफ़ करने लगी। तो मैंने उनसे यही कहा कि मोहतरमा आप बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत बड़ी सिंगर हैं, लेकिन किसी भी गायक के लिए ये ज़रूर होना चाहिए कि आप उसकी पजीराई तो करें, कम से कम कि वो गा रहा है तो उसको सम्मान, उसने अपनी गलती को माना। तो यहाँ फिर मुकेश साहब मौजूद है। मैं मुकेश साहब के गानों को गाता चला गया, समय बीतता चला गया और आज भी मैं उनके कितने ही सारे गीतों को याद करता हूँ। और याद करते करते अरे मैं इसी तरह गाते और मुकेश साहब के याद करते करते वो दिन आ गया। मुकेश साहब के वो स्कैंडल पॉइंट जो बड़ा सा मैदान है, रिज भी कहते हैं जिसे, वहाँ शाम से ही तैयारी शुरू होने लगी और आखिर मुकेश साहब को देखा मैंने आकर के, वो पहली पंक्ति में बैठे और जैसे सलाह मशवरे देने लगे हैं कि ये करो वो करो। तो मैं उनके पास गया और जाकर के मैंने, क्योंकि इस बीच में मेरे दोस्तों ने मुझे कहा देख भाई हमने तेरी बहुत सपोर्ट करी है थ्रू आउट, अब तू हमारे लिए ऑटोग्राफ लेके आ। तो 5 या 6 ऑटोग्राफ बुक होंगी और मैं लेके उनके पास में पहुंच गया। और जब मैंने मुकेश साहब की तरफ नमस्कार, अरे मेरे का ऑटो, मैंने कहा अरे मैं ज़रा सा ये कर लूँ, इसके बाद में आप प्रोग्राम ख़त्म होगा तो आप आना, मैं सारे ऑटोग्राफ कर दे दूँगा। मुकेश साहब वो देखिए सामने से वो झाँक रहे हैं, मेरे दोस्त खड़े हुए, और नहीं अगर ऑटोग्राफ दिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। कह रहे नहीं कोई बात नहीं मैं भी करता हूँ। उन्होंने सब पे कर दी मुकेश साहब, और मेरे पास तो कोई ऑटोग्राफ थी नहीं। मैंने बाद में आके उन्हें ख़त लिखा, लेकिन एक चलते चलते मैंने और बात कही मुकेश साहब से, मुकेश साहब आज मैं जो भी रिक्वेस्ट आपसे करूँ, वो देखिए सेंटर में जो पहली पंक्ति में सीट पर रुमाल रखा है ना, वो मेरा है, और वहाँ से आपका फासला मुश्किल से 7-8 फीट का होगा जब आप गा रहे होंगे। तो जो मैं रिक्वेस्ट करूँ, मैं बहुत ज़्यादा आपके गीतों का दीवाना हूँ, तो जो मैं रिक्वेस्ट करूँ उसने, और मुकेश साहब ने वही किया। जो गाना था, जो भी मैंने कहा वो उन्होंने सुनाया। बाद में मैंने उन्हें ख़त भी लिखा, उसका जवाब भी आया। तो वो जो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आफ्टर ऑल मुकेश साहब का मुझ पे इतना जादू क्यों। भाई वो दर्द की एक ऐसी दास्तान है, मुकेश साहब के गीतों की एक ऐसी लड़ी है कि उन गीतों को गाते गाते हम बड़े हुए, बचपन से लेके जवानी पे आए, जवानी से बुजुर्गी में आ गए। अब तो कुछ ऐसी बात है नहीं, क्योंकि अब मैं जब भी कहीं गाने होते हैं और गाना होता है मुझे, तो हम याद करते रहते हैं उन कलाकारों को। यूट्यूब के ज़रिए एक अच्छी मुझे खुशी ये मिली कि मैं अपने वहाँ पर वीडियो डाल देता हूँ बनाकर। 1150 वीडियो मेरे यूट्यूब पर मौजूद हैं, जिसमें ट्रैवलिंग भी है, जिसमें फिल्म भी हैं, लेकिन 50s और 60s का सिनेमा ओनली, और वो कला। भाई बड़ा लुत्फ़ आता है जब मैं उस दौर को याद करता हूँ और इन गीतों को देखते देखते मुझे बड़ी खुशी ये भी होती है। हाँ, इसी बीच में ये भी हुआ था कि 1968 में एक स्कूल की तरफ से मुझे एज सिंगर
भाई देखो वहाँ पे हम जा रहे हैं एक जगह पिकनिक पे, तो तुम हमारे साथ चलो। तो वो टीचर्स और हम सब वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ एक गर्ल्स कॉलेज का आया हुआ था टूर, और वहाँ पर गाने बजाने होने लगे। तो वहाँ हमने भाई गाना गा दिया अपना, वक्त करता जो वफा का ज़माना था वही हम गा दिया। और वहाँ भी बड़ी अच्छी शोहरत मिली, इज़्ज़त मिली। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1976 में जब मैं कॉलेज में पढ़ाने गया गर्ल्स कॉलेज में, और 77 में जब मैं वहाँ से 13 महीने बाद आ रहा था, तो तब मुझे जो फंक्शन किया तो वहाँ मैंने गाना गाया था। गाना क्या, गज़ल गाई। अशियार मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने। अब किसको सुनाने के लिए ये मालूम नहीं, लेकिन ज़िंदगी बड़े खूबसूरत दौर में बीती है। उसकी एक वजह है कि आज भी दिल में मेरे रोमांस बसता है। ये देखिए, इसीलिए मैं एक ठंडी सुबह में इन फूलों के बीच में आया, पतझड़ के मारे इन पेड़ों के बीच में आया। ये शजर जो है ये जता रही है कि सर्दी जा रही है, और ये डगर जो है ये बता रही है कि ज़िंदगी एक अंतहीन यात्रा है, यहाँ से निकलोगे कहीं और जाओगे। तो वो रोमांस मेरे दिल में बसा। ये रोमांस जो है ये बड़ा डिग्निफाइड वर्ड है। जब मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता था या बाद में पढ़ाता था, तो मैं इस रोमांस में रोमांटिक पोइट्री को बहुत पसंद करता था, शेली, कीट्स, बायरन और वर्ड्सवर्थ। तो मुझे ये समझ में आया रोमांस इतना हल्का शब्द नहीं है। यहाँ एक डेफिनेशन पेटर की है। पेटर क्या कहते हैं? आइडिया ऑफ स्ट्रेंजनेस एडेड टू द आइडिया ऑफ ब्यूटी। आप किसी को देख रहे हैं, उसमें अचानक आपके मन में कुछ और ख्याल आने लगते हैं खूबसूरत से, ये रोमांस है। इन फूलों में अगर मुझे वो चेहरा दिखाई देने लग जाए तो वो चेहरा है और वो रोमांस है। और इन पतझड़ से गिरे पत्तों में अगर मुझे जताने लग जाए ये मुझे कि ये जीवन का वो दौर है जब ज़िंदगी से कुछ छूटा था, तो ये रोमांस है। वहाँ चारों तरफ जो मुझे दिखाई दे रहा है कोहरा, और इस कोहरे में बसी हुई कुछ ऐसी खूबसूरत यादें, ये रोमांस है। रोमांस इतना हल्का वर्ड नहीं जितना फिल्म्स के बारे में रोमांटिक हो गए हो, रोमांस करते हो। अरे रोमांस करो ज़िंदगी से तो पता लगेगा ना कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। इतना कुछ मैं लगातार मुकेश साहब के बारे में कहता रहा हूँ। इतने सारे वीडियोस तो मैं यूट्यूब पे बना के पहुँचा चुका, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी अनुभुज प्यास है मुकेश साहब से जुड़ी हुई। और मुकेश साहब कम रोमांटिक थे क्या? गुजराती खूबसूरत लड़की सरला जी से मोहब्बत हो गई। अब वो गुजराती हैं, ये कायस्थ हैं, ब्याह होने का कोई चांस नहीं। और ये स्ट्रगलर हैं, वो स्टेब्लिश्ड हैं, नहीं होगा। लेकिन बड़े अच्छे दोस्त थे मुकेश साहब के, एक्टर मोतीलाल, सिनेमेटोग्राफर आर.डी. माथुर और मोती साहब, और उन सब ने मिलकर के इनका ब्याह करा दिया। तो अगर दोस्तों की ऐसी टोली साथ में हो तो इस दुनिया में कोई कुंवारा नहीं रहेगा। तो ऐसी नहीं रहेगा। मुकेश साहब का ब्याह हुआ, रोमांस से जीवन उन्होंने पूरा बिताया, और आज मैं फिर ऐसी खूबसूरत फिजा में आकर के महसूस कर रहा हूँ वो चेहरा जिसे मैं मिल सका, जिनके गीतों को मैं सुन चुका, और ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी भाई क्या कहने। आज मैं याद कर रहा हूँ मेरे जीवन पे उनका असर क्यों इस तरीके से रहा। जैसा मैंने कहा कि मुकेश साहब से हाथ मिला करके ये खुशी मुझे हासिल हुई, शायद उनका वरदान मैंने पाया। मुकेश साहब का ख़त आज तक मेरे पास मौजूद है, और कितने सारे गीत उस ज़माने में भी गाता था और अब भी गाता हूँ। जी करता है उड़कर आऊं, सामने बैठूं और दोहराऊं, तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो इनमें रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे। अगर हम इस दौर में ना होते
जिसमें मुकेश साहब थे और अन्य गायक थे। अगर मैं मुकेश साहब से ना मिला होता, अगर उनका ख़त मेरे पास ना होता, अगर उनके एहसास को समझकर आज तक मैं उनके गीतों को गा ना रहा होता, तो कोई कमी तो ज़िंदगी में रह ही जाती भाई, ज़रूरी तौर पे। लेकिन मैं ये सब कर सका और आज भी मैं याद करता हूँ मुकेश साहब को। सिर्फ 53 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन ज़िंदगी पूरी जी गए। अपनी कामयाबी, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, हर चीज़ उन्हें हासिल हुई। और ऐसे कलाकार को कौन भूल सकेगा, मैं तो नहीं कम से कम।